गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का प्रभु से खास बात कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जो हाई कोर्ट के आर्डर्स हुए हैं, जो माइनॉरिटीज मेंबर्स होते हैं, वो उनकी वजह से जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, काफ़ी टाइम लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। उस जो विषय है, महत्वपूर्ण विषय, जो हाई कोर्ट के आर्डर्स क्या हैं वो हम बताएंगे। क्या ऑर्डर्स है ये? देखिए, अभी तक बहुत सारा ऑर्डर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। जो माइनॉरिटी है, मान लीजिए हाउसिंग सोसाइटी जब एक बन जाती है तो हर मेंबर, हर सोसाइटी का जो फ्लैट ओनर है उसका मेंबर बनते हैं। एक बार उसका मेंबर बन गए तो सोसाइटी का जो जनरल बॉडी निर्णय लेती है वो सुप्रीम है। हालांकि रीडेवलपमेंट के अलग अलग डायरेक्शंस दी है, 79A का एक गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से काम करना चाहिए। वो करते करते मेजॉरिटी एक बाजू में आ जाता है। मान लीजिए 70%, 80%, 90% एक बाजू में आते हैं। सिर्फ एक 10% लोग या 20% लोग एक दूसरे जगह में रहते हैं और वो बोलते हैं कि आपका प्रोसीजर बराबर नहीं है, आपका रीडेवलपमेंट का जो बिल्डर है उसका कर्तव्य बराबर नहीं है, हमें एमिनिटीज जो देने वाले वो सही नहीं है, और इस तरह से कुछ ना कुछ कारण से अपोजिशन करते हैं। ऐसा अपोजिशन करके उनको ऐसा लगता है कि हम पूरी रीडेवलपमेंट को रोक देंगे, और जब तक हम फ्लैट खाली नहीं करेंगे सोसाइटी का रीडेवलपमेंट नहीं होगा, बिल्डर हमें कुछ ना कुछ एडिशनल अमाउंट देगा। इस दरमियान बहुत सारा लोग रीडेवलपमेंट को एक बाधा लाने का पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी विषय ये है कि क्या ऐसा बाधा लाने से क्या रीडेवलपमेंट रुकेगा, या इसमें क्या कार्रवाई करना पड़ता है और किस तरह से आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं आज खास 2 जजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। एक जो जजमेंट आया है वो रिसेंटली आया है, तो वो जस्टिस GS पटेल साहब ने दिया है। वो जजमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टेड है। उसी तरह से 2016 का जो जस्टिस कातावाला, SJ कातावाला जी ने जो पास किया है, वो जजमेंट है 2016 का, जो RRB रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुभाष नगर राजेश्वरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर्स। ये दोनों जजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जजमेंट हम लेते हैं जो कातावाला का है, जो SJ कातावाला। तो इनका जजमेंट में क्या लिखा है, ये जो है सुभाष नगर राजेश्वरी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एंड अदर्स, इसमें टोटल 36 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 36। ये जो 36 मेंबर है उसमें से 26 मेंबर रीडेवलपमेंट की तरफ तैयार थे। उन्होंने अपना ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन भी बनाया, घर भी खाली किया, उसके बाद IOD आ गया। घर खाली करने के बाद अपना अपना एग्रीमेंट, जो परमानेंट ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन एग्रीमेंट है, वो भी बनाया। लेकिन जब 10 लोग हैं उसके बाद में थोड़ा तकलीफ था। अभी 2013 में 15 जुलाई 2013 में सब लोग गए, 26 लोग गए बिल्डिंग छोड़ के। लेकिन 2 साल सतत मेहनत करने के बाद भी जब वे खाली नहीं कर रहे थे, तब बिल्डर को लगा कि नहीं, अभी बहुत हो गया, हमें अभी कानूनी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तब वो हाई कोर्ट में 2016 को, रादर मैं बोलता हूँ 2015 में उन्होंने पिटीशन दाखिल किया, और उस हिसाब से 2016 में आर्बिट्रेशन पिटीशन भी दाखिल किया। ऐसे 2 पिटीशन दाखिल करने के बाद जो इंटरिम ऑर्डर के लिए उन्होंने मांगा, उन्होंने इंटरिम ऑर्डर में क्या मांगा? इंटरिम ऑर्डर में ये मांगा कि जो बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है, लोगों ने खाली किया, IOD आ गया, तो लोगों ने 10 लोग, जिसमें से रेस्पोंडेंट नंबर 2 to 8, मतलब मान लीजिए एक 7 आदमी जो है, 2 से 8, मतलब ये 7 लोग हैं, वो उधर रहते हैं और वो घर खाली नहीं कर रहे। लेकिन 9 से 11, मतलब जो 3 है, तो ये जो 3 आदमी है वो घर बंद करके ताला डाल के भाग गए। मतलब उनको ऐसा लगा कि यदि हम उधर रहते नहीं है तो कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं कर सकते, तो इन्होंने जानबूझ के घर को बंद रख के चले गए। तो मैटर आ गया जस्टिस कातावाला के सामने। जस्टिस कातावाला साहब ने दोनों का बाजू सुना, और सुनने के बाद उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट ऐसा है, वो जजमेंट ये बोलता है कि जो 2 से 8 जो लोग रहते उनको ताबड़तोड़, मतलब 13 जनवरी 2017 जब ये जजमेंट पास हो गया, वो हुआ था जजमेंट 22 दिसंबर 2016। तो उन्होंने 13 जनवरी 2017 लगभग 15 दिन का एक मौका दिया, और 15 दिन के अंदर ये 2 से 8 7 लोगों को बोला कि आपको घर खाली करना है। यदि घर खाली नहीं करते हो और रीडेवलपमेंट के लिए आप चांस नहीं देते, उसके बाद
कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा और कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट किया गया और इस कोर्ट रिसीवर को ये बताया गया कि आप ये जो है फ्लैट है ये जो 2 से 8 लोगों से आप ताबा लीजिए और ताबा लेने के बाद ये जो है सोसाइटी को दीजिए और बिल्डर को दीजिए ताकि सोसाइटी और बिल्डर मिलके इसको डिमोलिश करके रीडेवलपमेंट कर पाएंगे। ये 2 से 8 लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे लेकिन घर खाली नहीं करते थे और उनको ये भी बताया गया कोर्ट रिसीवर को कि आप पुलिस का मदद लीजिए। यदि इन लोग आपको घर खाली करने में मदद नहीं करते, चाबी नहीं देते, आप पुलिस का फोर्स लेके वो चाबी आप लीजिए। उसी तरह से जो 9 से 11 लोग, 9 से 11 मतलब 3 जो आदमी जो फ्लैट बंद करके चले गए थे, कोर्ट ने बताया कि ये जो कोर्ट रिसीवर है लोकल पुलिस स्टेशन में जाके उसको पंचनामा करके उसको ताला तोड़ के जो भी सामान है, एक सोसाइटी अपना गोडाउन बनाएगी, वो पूरा सामान उस गोडाउन में डाला जाएगा और उसके बाद वो जो 3 फ्लैट है वो भी डेवलपर को दिया जाएगा ताकि बिल्डर उसको तोड़ पाएगा। मतलब ये पुलिस पंचनामा करके वो भी लिया जाता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी को लगता है कि मई बिल्डिंग में न रहने से तो कोर्ट कचहरी कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यदि सामूहिक रीडेवलपमेंट होती है, सबका भला के लिए रीडेवलपमेंट होती है, कुछ चंद आदमी 2 से 5 या 10 आदमी वो रीडेवलपमेंट रोक नहीं पाएगा। इधर आप देखेंगे 36 में से 10 लोग रीडेवलपमेंट में सहभाग नहीं होते थे, फिर भी मेजॉरिटी किसकी तरफ है? 26 लोग मेजॉरिटी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी की तरफ से जजमेंट दिया। एक बार जनरल बॉडी का निर्णय होता है, रीडेवलपमेंट करना है, बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है और आईओडी आ गया, इंडिविजुअल एग्रीमेंट हो गया, तो उनको जो बिल्डिंग का जो ताबा है, फ्लैट का ताबा है, कोर्ट के माध्यम से आपको मिलता है। इसमें क्या होगा? इसमें 6 महीना शायद एक कोर्ट कचहरी में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जितने भी जजमेंट है वो फेवरिंग द मेजॉरिटी है। तो ये सर सुनील सर, प्रभु सर धन्यवाद। ये हाईकोर्ट का जो डिसीजन है, ऑर्डर्स है, ये ऐसे प्रोजेक्ट जो स्टॉल होने की कगार पे थे वो नहीं होंगे, एक मजबूत आधार देगा रीडेवलपमेंट को, ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अल्टीमेटली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक लोकशाही है। लोकशाही में हमेशा निर्णय मेजॉरिटी किया जाता है। यदि मान के चलते जब कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव डिसीजन होने के ये बोल सकता नहीं है माइनॉरिटी लोग कि हम जो बोलेंगे वो कायदा है, जो मेजॉरिटी है उनको अक्ल नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। जब मेजॉरिटी ने एक निर्णय लिया, बोले वो सीनियर सिटीजन है, जो भी कमेटी का बातचीत से वो काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हेड काउंट होता है। लोकशाही में हेड काउंट होता है। तो गवर्नमेंट या हाईकोर्ट ये नहीं देखता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये देखता है कि मेजॉरिटी किस तरफ है। मेजॉरिटी जिस तरह से चुका हुआ है उस तरह से आपको निर्णय मिलेगा। इसमें इतना ही है, आपको हाईकोर्ट में मुकदमा डालना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आपको खर्चा आएगा, वकील का खर्चा आएगा और वक्त जो है 4 महीने से 5 महीना या मैक्सिमम 6 महीना चलाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद आपको अपना रीडेवलपमेंट करने का पूरा मौका मिलता ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। प्रभु सर, देखा गया है कि ऐसे जो निर्णय है, ये जो हाउसिंग सोसाइटी पुरानी जो ओल्ड इनका रीडेवलपमेंट का काम हो, तो उसमें हर बार सरकार के जो फेरबदल होते हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, सरकार के, कि क्या मेजोरिटी हो, क्या बहुमत हो, 100% में कितना बहुमत कैसे चला आ रहा था, आज कितना परसेंट बचा है? देखिए, गवर्नमेंट ने पहला जीआर लाया था अंडर सेक्शन 79A ऑफ द एमसीएस एक्ट, वो था 3 जनवरी 2009। 3 जनवरी 2009 में ये बताया गया था कि जनरल बॉडी में कम से कम 75% हाजिर हो और उस 75% में से 75% मतलब लगभग 57% लोगों का एक मेजॉरिटी चाहिए ताकि आपका रीडेवलपमेंट अच्छे तरह से होगा। कोरम कितना चाहिए? 100 मेंबर है तो उसमें से 75% लोगों का कोरम चाहिए। उसके 75% में से 75% लोग एक रीडेवलपमेंट का होकर देना चाहिए, जितने प्रेजेंट है उसमें से 75%। लेकिन गवर्नमेंट का एक तजुर्बा रहा कि कई बार मेजॉरिटी लोग 75% कोरम होता नहीं है, इसके लिए कई बार स्पेशल ऑर्डर भी पास किया। फिर गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया गया। ये जो जीआर है उसको रिव्यू करते हुए ये बताया गया ऑन 4 जुलाई 2019 का जो जीआर है उसमें ये बताया गया कि अभी जो आपको सोसाइटी का जो कोरम है वो 75% के जगह में उसको 67% मिला है। 2/3 जो है उसको कोरम बताया गया। और दूसरा, उस कोरम में जो भी अमाउंट लोग आते हैं 67% लोग आने के बाद, तो सोसाइटी का जो पूर्ण संख्या है, मान लीजिए 100 है
सर्विस से 67 लोगों का कोरम होता है, तो उसमें से मिनिमम 51%, मतलब 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स, तो इनको जो है 51 आदमी को रीडेवलपमेंट के बारे में मौका देना चाहिए। तो अभी रीडेवलपमेंट जो है विद 51% रिटर्न कंसेंट या 51% जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करके आपका रीडेवलपमेंट हो सकता है। इस तरह से सहूलत जो है गवर्नमेंट ने अभी दिया। मनीष वोरा का सवाल है, मनीष वोरा जी का, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ पीएमसी इन रीडेवलपमेंट? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो है एक प्रोफेशनल्स है, जिसमें आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स है, सॉलिसिटर्स है, या सोसाइटी के कंसल्टेंट्स है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स है। तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप जो भी प्रोफेशनल उनका एडवाइस है या सर्विसेज है आप ले सकते हो। उसके लिए आपको एक स्कोप आपको पहला देना पड़ता है। अभी मान लेते हैं कि एज ए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट उसका क्या स्कोप रहता है? स्कोप नॉर्मली यही रहता है रीडेवलपमेंट। यदि डेवलपर के थ्रू आप रीडेवलपमेंट करते हो तो जो डेवलपर ने जो प्लान बनाया वो सही है नहीं है, या डेवलपर को अपॉइंट करने के बाद पहला फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, उसके बाद लोगों के संख्या दूर करना, जो भी समस्या वो दूर करना, उसके बाद बिल्डर का टेंडर बनाना, बिल्डर के लिए टेंडर आने के बाद उसको कंपैरेटिव चार्ट बनाना, जनरल बॉडी में रखना, फिर उसको रेकमेंड करना। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो आर्किटेक्ट एक काम करता है। उसी तरह से मान लीजिए इंजीनियर है, इंजीनियर क्या करता है, एक बार प्रोजेक्ट चालू हो गया तो किस तरह से प्लान बनाए उस तरह से उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं है, उसका कोई टेस्टिंग करना है, क्वांटिटी टेस्टिंग करना है, वाटर प्रूफिंग का करना है, या स्लैब का वगैरह जो टेस्टिंग होता है वो टेस्टिंग कराना लैब से लेके, फिर क्वालिटी का मॉनिटर करना, ये होता है इंजीनियर का काम। उसी तरह से जो एडवोकेट है या सॉलिसिटर है उनका काम होता है कि डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डॉक्यूमेंट बनता है, जो मिनट्स बनता है या जो कंसेंट बनता है, एग्रीमेंट बनता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनता है, प्रोटोकॉल बनता है, ये पूरी जो जानकारी है अच्छे तरह से उन्हें देना और उनको मार्गदर्शन करना। उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, रेरा रजिस्ट्रेशन, उसका कॉम्प्लायंस, उसके बाद आपका जो फाइनेंशियल वायबिलिटी देखना और इनकम टैक्स रिटर्न बनाना, लोगों को गाइड करना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल होता है। वैसे ही सोसाइटी कंसल्टेंट का रोल होता है, रजिस्ट्रार से मुलाकात करना, यदि 79A डायरेक्शन का एनओसी लेना, जब मीटिंग बुलाना, मिनट्स रखना, इस तरह का जो अलग अलग जो रोल है वो होता है। और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जो रोल है, जो आप डिफाइन करते हो, जिस तरह से पेमेंट देते हो उस तरह से वो काम करता है। आप उनके ऊपर ज्यादा जवाबदारी नहीं डाल सकते हो। अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो सोसाइटी लेती है, उनके पास आप जितने भी सर्विसेज है आप ले सकते हो, आपको एडवाइस मिल सकता है, आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन हो सकता है। अल्टीमेटली डिसीजन इज ऑफ द जनरल बॉडी एंड द मैनेजिंग कमिटी। यस सर, ये तो रहा कि माइनॉरिटीज का हमारा जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो एक अच्छी साबित होगा आने वाले रीडेवलपमेंट का। लेकिन सर, ये भी एक बड़ा रीजन होता है कि जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो सालों से रुके पड़े हुए हैं। रीजन डेवलपर का भी होता है इसमें कि डेवलपर डीए करने के बाद 6-6 साल तक ना आईओडी सीसी ला पाता है। इस हेतु वो जो है मेजोरिटी है वो क्या करें, वो अपोज में आके उनका उस बिल्डर को रिमूवल करना है या फिर क्या प्रोसेस कर सकते हैं? देखिए, रीडेवलपमेंट लगभग आज मुंबई में लगभग 1000 के ऊपर रीडेवलपमेंट टप हुआ है। अभी वो टप होने का कारण तो बहुत है, आप बहुत कारण बताओ, जीएसटी बताओ, डीमोनेटाइजेशन बता दो, नोटबंदी बता दो, या आपको बताना है रेरा बता दो, अभी कोविड बता दो, लेकिन आपको कारण तो बहुत है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, एनबीएफसी क्राइसिस था, फंडिंग नहीं था, मार्केटिंग नहीं था, इकोनॉमिक डाउन है, बहुत कुछ कारण आप बताओ। अल्टीमेटली एक बार डेवलपर एक रीडेवलपमेंट का काम लेता है, इसका एक दायित्व बनता है, काम बनता है, जो 3 साल 4 साल जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में उसने बताया उस हिसाब से उसको काम करना है। यदि काम नहीं करता है कुछ कारण से, या काम रुकता है आधा, तो सोसाइटी को अपना जनरल बॉडी में निर्णय लेना, जनरल बॉडी में उसको नोटिस वगैरह देने के बाद निर्णय लेके जनरल बॉडी में ये करना चाहिए कि उनका जो एग्रीमेंट है, भले वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। कई जगह में भाड़ा नहीं देते, कई जगह में आपका डिले होता है। यदि भाड़ा नहीं देते हैं, डिले हो जाता है या कामकाज रुका है, तो आप 1 महीना 2 महीना 2 नोटिस देने के बाद मुझे लगता है आपको, यदि आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, उस आर्बिट्रेशन क्लॉज से आप आर्बिट्रेशन का क्लॉज में से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का हाईकोर्ट में जा सकते हो, और तब तक जो है
तो डेवलपर को इसको टर्मिनेट करके नया डेवलपर को अपॉइंट करने का प्रावधान भी आप हाईकोर्ट से ले सकते हो, और हाईकोर्ट ने अभी तक बहुत सारा ऐसा जजमेंट पास किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सोसाइटी जो है वो निर्णय लेती नहीं है, और बिल्डर जो टाइम लेता है उसको टाइम देते जाते हैं, और आखिर में 6-6 साल 8-8 साल वो बिल्डिंग डिलापिडेट होने तक रुकते हैं, और बाद में बिल्डर बोलता है कि मैं भाड़ा कम करूंगा, मैं आपको एरिया कम करूंगा, फिर वो प्रेशर में से आके वो भी कम करते हैं। ऐसे बहुत सारा सोसाइटी हमने देखा। मेरे आपसे विनती है, आप सजग रहिए, आप अच्छे तरह से समझिए कि यदि डेवलपर अपॉइंट करना है, शुरुआत में यदि वो कम एरिया देता है और यदि बिल्डर अच्छा है, ऐसे ही बिल्डर को नियुक्ति करिए, अदरवाइज आपको कोर्ट कचहरी में बहुत सारा निकालना पड़ता है। लेकिन मुझे ये बोलने में एक गर्व होता है, या आपको बताना मुझे अच्छा लगता है कि यदि आपको लगता है कि ये बिल्डर सही काम नहीं कर रहा है, एक 6 महीने के अंदर आप उसको टर्मिनेट करके नया डेवलपर को अपॉइंट करने का प्रक्रिया अपनाना सकते हो। ऐसे बहुत सारा जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसका आपको सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे जो जजमेंट है, ऑर्डर्स हैं डेवलपर के खिलाफ जो काम नहीं कर पाते हैं, आजकल तो सिचुएशन कोरोना से लेकर जीएसटी और नोटबंदी के बाद काफी फाइनेंशियली सिचुएशन खराब है। प्रभु सर क्या कहेंगे, ये जो सिचुएशन ओवरऑल फाइनेंशियली, तो इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट किस तरह से सेल्फ रिडेवलपमेंट को बढ़ावा देगी? आपको क्या अपडेट है? आने वाले कुछ सर्कुलर या जीआर आएंगे जो सेल्फ रिडेवलपमेंट को, हाउसिंग सोसाइटी खुद अपना स्वयं विकास कर सके? क्या होगा आने वाले? देखिए, हम हर बार हाउसिंग सोसाइटी को यही बोलते हैं कि आज जमीन आपके पास है, बिल्डिंग आपके पास है, और आपके लोग जो है उधर इतना साल से रह रहे, एक दूसरे को आप जानते हो, तो आप थर्ड आदमी को लाके, बिल्डर को लाके उसके साथ कोर्ट कचहरी का करने से अच्छा, यदि आपको ठीक लगता है तो थोड़ा सा पैसा आप निकाल के आप सेल्फ डेवलपमेंट का तरफ जाइए। आपको अलग अलग मॉडल रीडेवलपमेंट का मिलता है, उसमें सेल्फ डेवलपमेंट का भी मिलता है, आप उस सिर से काम कर सकते हैं। ये तरह से हम लोगों को बार बार गाइड करते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों को ये बताना है कि हमें कर्जा कौन देगा, किस तरह से होगा। अभी आपको बोलने में खुशी होगी, फरवरी 2021 में रिजर्व बैंक ने एक ऐसा डायरेक्शन निकाला है, जो अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, लगभग 100 के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बैंक से, उनको ये जो सेल्फ रिडेवलपमेंट के जो फंडिंग देंगे तो उसको देने के लिए उन्होंने सहूलत दी है, ये डायरेक्शन दी है। लेकिन हर बैंक और हर इंस्टीट्यूशन अपना खुद का पॉलिसी भी बना रहे। हो सकता है आने वाला 2-3 महीने में वो पॉलिसी बन जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह से एक कर्जा प्राइवेट बैंक या नेशनलाइज बैंक या हाउसिंग फाइनेंस से मिल सकता है। आज का दूसरा विषय जो है कि यदि आप सेल्फ डेवलपमेंट जाते हो तो गवर्नमेंट जो है अच्छा सहूलत भी देने के बाद किया है। 13 सितंबर 2019 को गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला जिसमें 10% एडिशनल एरिया भी आपको मिल सकता है। और आज कोविड की वजह से आपको पता है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो अलग अलग प्रीमियम है उसको 50% घटाया हुआ। यदि आपको लगता है कि ये दिस द राइट टाइम टू गो फॉर रीडेवलपमेंट, आपको प्रीमियम में भी 50% कटौती मिलेगी। और मुझे लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट आप करने से आपको और थोड़ा सा सहूलत गवर्नमेंट का भी मिल सकता है। लेकिन आपको किधर ना किधर एक निर्णय लेके आगे बढ़ना है। आज का महत्वपूर्ण विषय था जो लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट जस्टिस जीएस पटेल साहब ने जो दिया है वो 12 मार्च 2021 को दिया। मतलब अभी यही महीने में वो जजमेंट दिया, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया अलग अलग न्यूज़पेपर में ऑलरेडी, जैसा सुनील जी ने बताया, ऑलरेडी आ चुका है। वो क्या है, उन्होंने ये बताया कि हाई कोर्ट ऑर्डर्स सोसाइटी मेंबर्स होल्डिंग अप रीडेवलपमेंट टू वेकेट, मतलब जो रीडेवलपमेंट का काम के लिए बाधा ला रहे हैं, जो रीडेवलपमेंट में रोकने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदमी को ये बिल्डिंग खाली करने के लिए बताया। अभी आपको ये आश्चर्य होगा, ये जो पिटीशन है वो डाला था लगभग जनवरी 2021 में और निर्णय आ गया 12 मार्च 2021, मतलब 2 महीने के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर ये निर्णय आ चुका है। मतलब यदि आप रीडेवलपमेंट में जाते हो और माइनॉरिटी को ऐसा लगता है कि रीडेवलपमेंट में सालों रोकूंगा, ऐसा होगा नहीं। और ये जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो जज है जस्टिस जीएस पटेल साहब ने बहुत अच्छा इसमें बताया। उन्होंने ये बताया कि दिस इज यूजुअल स्टोरी ऑफ ए सॉलिटरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑब्स्ट्रक्टिंग द रीडेवलपमेंट सोसाइटी बिल्डिंग। मतलब ये ऐसे बहुत सारे सोसाइटी को कुछ
माइनॉरिटी लोगों को ऐसा लगता है कि रीडेवलपमेंट मैं रोक सकता हूँ. It does not matter to this member that the building is in a dilapidated condition, unfit for human rehabilitation. मतलब यदि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट का लायक है, dilapidated है, वो भी उसको मान्य नहीं रखता. It does not matter to him the building has been declared as a C1 category by the government. यदि BMC ने उसको C1 कैटेगरी डिमोलिशन करने के लिए बोला तो भी वो उस बिल्डिंग में वो रहता है और रीडेवलपमेंट रोकने का पूरा कोशिश करता है. It is not a matter to the dissenting member that the building now passes a risk of all occupants. बिल्डिंग में रहना धोखादायक है, लेकिन वो भी उसको कुछ मान्यता नहीं रखता. It also does not seem to matter to this member that his action come to a very real cost to other members. दूसरा मेंबर को भी ये बहुत सारा तकलीफ दे सकता है, वो भी उसको मान्यता नहीं रखता. मतलब ऐसे जो मेंबर है उनके ऊपर सख्त कार्यवाही करना बहुत जरूरी है. इस तरह का एक जो जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है. वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब जजमेंट देता है उन्होंने ये बताया, ये तो बात है, देयर विल बी एन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रेयर क्लॉज ए. प्रेयर क्लॉज ए में क्या था? द सेकंड रेस्पॉन्स विल बी गिवन द टाइम अंटिल 30th अप्रैल 2021. मतलब उनको 1 महीने का टाइम दिया, 1.25 महीने का टाइम दिया. उनको ये बताया गया कि आप जो है 30 अप्रैल के पहले आप उसको फ्लैट को वैकेट करो और वैकेट करके सोसाइटी को दे दो. फिर सोसाइटी जो है वो सोसाइटी बिल्डर को देगा ताकि उसका पोजीशन मिलने के बाद बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट चालू होगा. बिफोर टेकिंग द पोजीशन द पिटिशनर विल डिपॉजिट. मतलब जो बिल्डर है उसका जो कॉर्पस है, बाड़ा, ये सब सोसाइटी का जो है वो कोर्ट रिसीवर के पास देगा. उसके बाद with the court receive all the amount of transfer charges, corporate etc. already paid to other members, so that तो जो मेंबर किस खिलाफ एक्शन लिया उसको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. और ये भी बोला कि रेस्पॉन्डेंट द सेकंड रेस्पॉन्ड will be afforded with all the benefits of incidents. जो भी बेनिफिट दूसरा मेंबर को मिलता है वो भी बेनिफिट उसको दिया जाएगा, बट जो बाड़ा है वो बाड़ा आज से दिया जाएगा. इस तरह से ये जो जजमेंट है उन्होंने दिया. The developer also will provide all other members with transit rent. The second respondent will have the option of taking the transit accommodation or taking the transit rent. यदि transit rent या transit accommodation जो चाहिए वो उसको ले सकता है. इन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे इसके ऊपर स्टे दिया जाए. तो कोर्ट ने बोला कि ये स्टे मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि रीडेवलपमेंट रुका हुआ है. मेजॉरिटी लोगों ने डिसीजन लिया, अभी बिल्डिंग C1 कैटेगरी है. इस तरह का जो उसका स्टे का भी बारे में उसको भी तुकार दिया. ऐसे जजमेंट है. और जजमेंट का नाम है रिट पिटिशन, जो आर्बिट्रेशन पिटिशन नंबर था 108 ऑफ 2021 और चिराग इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विजय जवाल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एंड अदर्स. इस तरह का ये जजमेंट 12 मार्च 2021 को जस्टिस GS पटेल साहब ने दिया. तो माइनॉरिटी को मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर आप जितने भी एज ए माइनॉरिटी, एज ए सजग, एज ए अलर्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप पूरा इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करिए. यदि आपको लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता आप टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार के पास जाइए, तकरार करिए, कंप्लेंट करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए. लेकिन ऐसे काम मत करिए जिसमें से आप खुद का खुद घर में रहेंगे और कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद उनको हाईकोर्ट में जाके आपके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा, तो ये बहुत तकलीफ होगा. दूसरा 2-3 जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आदमी खाली नहीं करते उसके ऊपर नुकसान भरपाई भी ऑर्डर दिया है. 2-2 लाख रुपया उनको जो एज ए कॉम्पनसेशन भी बिल्डर को देने के लिए बोला है. इस तरह का जजमेंट, हार्श जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट आजकल ले रही है. इसका आप रीडेवलपमेंट रोकना है तो पूरी कारण जरा जानिए और माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी मत करिए. थैंक यू वेरी मच.